नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आरंभ है प्रचंड। तो आरंभ तो प्रचंड हो चुका है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ एक दिन पहले ठिकाने जो आतंकी हैं पाकिस्तान की कोख में पलते चले आ रहे हैं उन्हें नष्ट किया है, बल्कि अब वो पाकिस्तान जो नाफरमानियां कर रहा है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती भारत बन गया है, क्योंकि भारत ने अपने एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री वेपन्स के जरिए बताया है कि आरंभ है प्रचंड। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिबेट की तरफ जाएं, ये देखिए फोन। ये तस्वीर है, ये हालात और भारत का एक्शन बता रहा है कि आरंभ तो प्रचंड हो गया है, पर तबाही अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी ताकत का ट्रेलर बताया है, पर ऑपरेशन अभी जारी है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद अगली सुबह भी पाकिस्तान के लिए खौफ और दहशत लेकर आई। भारत ने न सिर्फ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की 9 जगहों पर अटैक किया, बल्कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भी नाकाम किया। इसके अलावा पाकिस्तान के 3 शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी की। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा S-400 डिफेंस की है, जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान अटैक को रोका। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइल और रॉकेट को मार गिराता है। टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर तक, S-400 की रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक, मैक्सिमम स्पीड 4800 मीटर प्रति सेकंड। अमेरिका के F-35 को गिराने का दम। 2018 में रूस से $5 अरब में खरीदा डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइलों से लैस एक साथ 300 टारगेट को कर सकता है ट्रैक। भारत सिर्फ यही नहीं रुका, गोला बारूद के साथ ही देश ने वाटर अटैक भी किया। सिंधु समझौता तोड़ने के बाद बिना बताए बगलियार और सलाल डैम के जरिए पानी छोड़ा गया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सेना के शौर्य पर गर्व है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। भारतीय सेना के एक्शन से सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तान की संसद तक हिल गई। संसद में पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल रहम की भीख मांगते नजर आए। हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा। विदेश मंत्रालय ये साफ कर चुका है कि भारत इस संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता। भारत का अटैक संतुलित और गैर उकसाने वाला है। वहीं यूरोपियन यूनियन भी भारत के समर्थन में आ गया है। अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा।
तो आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। भारत में आपने बॉडी लैंग्वेज देखी हमारे रक्षा मंत्री की, हमारे सैन्य अधिकारियों की, 2 महिला ऑफिसर्स जिनसे हम नहीं चाहते कि कोई भी कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन जब तक ये हालात रहेंगे तो ये तय मानिए कि भारत की तरफ से नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती दोनों सैन्य ऑफिसर्स व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ये आती रहेंगी और हमें बताती रहेंगी कि हमने क्या किया है और क्या हम आगे भी कर सकते हैं। बराबर मंसिल न्यूज़ के जो सवाल हैं एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। क्या पाकिस्तान अब जवाबी हमला करने की जुर्रत करेगा? क्या भारत और पाकिस्तान अब सीधे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या पाकिस्तान अब जल्द ही कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, बंट जाएगा? ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी रूबरू हो लीजिए। हमारे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर राजेश छाबा, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ कर्नल बी वत्स ये जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश संबंधी मामलों के एक्सपर्ट BKS रे, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी हैं, रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। रे साहब, आपकी तरफ ही सबसे पहले मैं आता हूं। जी बहुत धन्यवाद सर, आपको भी प्रणाम। सबसे पहले आपसे थोड़ा सा मैं जल्दी से समझना चाहूँगा कि एक तरफ पाकिस्तान की संसद में सांसद महोदय रो रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं मौला, हमने बड़ी गलतियां की हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत के वसी हैं, यानी तेरी रहमत अभी भी दरकार है। हमारे यहाँ एक कहावत है, देव देव आलसी पुकारा। जब व्यक्ति अपने कर्म से अलग हो जाता है तो वो ईश्वर का नाम लेकर इसी तरह कहता है गुनहगार तो हूं लेकिन मुझे बचाओ। क्या हो सकता है सर आगे? क्या पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं कि उसने 15 शहरों पर अटैक की कोशिश की और चीनी आइटम के सहारे, ये भी एक बड़ी गलती है क्योंकि चीन से कर्ज लिया है तो आइटम भी चीनी चलेगा। कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्या कर सकता है और भारत का जवाब क्या? संक्षेप में रे साहब। जी देखिए, यदि दोनों देशों के बीच में हम यदि कंपेयर करेंगे तो भारत की जो सामरिक शक्ति पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अधिक है। जी, हमारे इन्फेंट्री ज़्यादा है, हमारे पास आर्टिलरी पावर ज़्यादा है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि पाकिस्तान के साथ एक भी नहीं है। हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम जो कि हमने रशिया से लिया है वो भी हमारे पास है और हम सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं जी। तो इसीलिए यदि दोनों देश में तो नहीं चाहते कि दोनों देश के बीच में एक्चुअली बहुत बड़ा युद्ध होगा। यदि मान लीजिए युद्ध होता है तो मेरी राय में जो ग्राउंड रियलिटी को यदि अब ध्यान में देखें तो भारत का विजय निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ग्राउंड रियलिटी यही है, यही सच्चाई है। मैं चलूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजेश छाबा साहब की तरफ। राजेश जी, मुझे ज़रा समझाइए कि जिस तरह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नाकाम कर दिया और ये सिस्टम चीन ने रशिया और अमेरिकन दोनों सिस्टम को कहीं से हासिल करके जोड़ तोड़ करके बनाया है। 2021 में पाकिस्तान ने ये सिस्टम लिया था जिसका नाम HQ-9B है और ये भी कहा गया कि ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन चाइना से कर्ज लेने वाले देश चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान, वो डिफर कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान तो अपने गोला बारूद इक्विपमेंट्स इन सब में भी बहुत पीछे है सर, क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक कंपैरिजन बिटवीन S-400 एंड HQ-9 इज कंसर्न, ये दोनों सिस्टम में S-400 बहुत बेहतर जी। जो रे सर ने बोला कि जहाँ तक सैन्य चीज़ों का सवाल है, नंबर्स का सवाल है, नंबर्स तो हमारे फेवर में हैं, क्वालिटी भी हमारे फेवर में है। चाइनीज इक्विपमेंट अभी तक अनप्रूव्ड हैं और इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में जो बताया जाता है उसके बारे में अभी तक मेरे ख्याल से हमें भी विश्वास नहीं है, दुनिया को भी विश्वास नहीं जी। अगर आप देखें जिस तरीके से हमारा
6 और 7 की रात को जो अटैक हुआ है उसमें जो उनके एयर डिफेंस बिल्कुल नाकामयाब रहे हमारे मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल्स के खिलाफ, उससे ये पूरा क्लियर हो जाता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में हम कामयाब हैं। आज की भी अगर आप देखें, हमने 9 उनके मेजर बेसिस के ऊपर अटैक किए इंक्लूडिंग लाहौर, और वहां का 3 जो एयर बेसिस के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। अगेन ये उनकी एयर डिफेंस की कामयाबी को दिखाता है। हमेशा याद रखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस हमेशा स्ट्रांग माना जाता था, बट ये वाला जो अटैक सक्सेसफुल हुए हैं दोनों, इससे कुछ लग रहा है कि उनका एयर डिफेंस के में मेजर कमियां हैं, और ये वाली कमियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं उसे अगर वो आगे वॉर को कंटिन्यू करता है तो। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। कर्नल बीबी वत्स साहब की तरफ मैं चलता हूं। सर, लड़ाई हथियारों से तो लड़ी ही जाती है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से तो लड़ी ही जाती है, लेकिन असली जो लड़ाई का हथियार है वो है हौसला और मोरालिटी। अगर ये 2 चीजें किसी देश और उस देश की सेना के पास हैं तो लड़ने के पहले ही वेल बिगिन इज हाफ डन, लड़ने के पहले जीत तय हो जाती है। आप देखते हैं इस पैरामीटर पर पाकिस्तान की सेना इस बार बहुत टूटी हुई लग रही है, वो मुल्क ही टूटा हुआ लग रहा है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि बिखर जाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक कहावत है कि इट्स नॉट द गन विच मैटर्स, इट्स द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। वेरी ट्रू सर। और अगर आप ध्यान दें तो एक स्टडी हुआ था, हमने नहीं किया, चाइना के ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, वर्ल्ड की दूसरी कंट्री ने स्टडी किया, और उसने हमारे देश के पायलट्स की कैपेबिलिटी को तकरीबन दूसरे देश के पायलट से 2.5 आंका था, और वेरियस पैरामीटर्स पर हमारे देश की जो ट्रेनिंग है, हमारे देश का जो कॉमरेडशिप है, हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे देश की जो विपक्ष है आज की तारीख में, और हमारे देश का जो 140 करोड़ देशवासियों का साथ है, वो हमारे देश के सैनिकों को मोराल बनाता है। मुझे कारगिल युद्ध में तकरीबन 48 दिन युद्ध क्षेत्र में रहने का मौका मिला, और मैं उस अनुभव के साथ कह रहा हूं कि आज हमारे देश के सैनिक का पाकिस्तान के सैनिक के साथ में कोई मुकाबला नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी सैनिक कमजोर है, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिसर कमजोर है। पाकिस्तान ऑफिसर को जो है वो एसी रूम में लड़ने की क्षमता है उसके अंदर में, जबकि हमारे देश का जो जूनियर लीडर है वो हमेशा फ्रंट में आगे चल के ऑफेंसिव एक्शन में आता है। कारगिल वॉर में अगर आप देखेंगे तो अनुपातिक तौर पर हमारे यंग ऑफिसर्स की जो कैजुअलिटीज थी वो ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, मेजर्स, इन्होंने फ्रंट में रहकर लीड किया था, और इसीलिए इतनी विषम परिस्थितियां होते भी हम दुनिया के अंदर में एक नया इतिहास कायम कर पाए, जो आज की तारीख में तकरीबन 100 देशों के मिलिट्री हिस्ट्री में लोगों को पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से वॉर को जीता जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से सरप्राइज और डिसेप्शन हासिल करके एग्जीक्यूट किया गया है, वो भी आने वाले दिनों में दुनिया के देश अपने सैनिकों को पढ़ाएंगे। अभी जो सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, जी देखिए, पाकिस्तान की हालत अभी एक कोने में घेरी हुई बिल्ली की तरह से है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको पंजा मार सकती है या पंजा उठा सकती है। जी, उसने एक बार पंजा उठाने की कोशिश की है तो उसको उस पंजे को जो है वहीं पर रोक दिया गया है। मैं अभी भी इस बात से वाकिफ रखता हूं कि जब तक आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना का मनोबल और उसको नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, हमारे पास में पहलगाम जैसे आतंकी हमले फिर दोबारा हो जाएंगे। इसलिए समय आ गया है कि रेस्पॉन्स हमने जो देना था वो दे दिया, अब हमारे को रिएक्शन देकर, जो एक भारी रिएक्शन देकर जिस स्थिति में हम आज हैं, पाकिस्तान को
उसी भाषा में जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है और सर, वो हम बिल्कुल दे ठीक। रहे हैं। मैं ऑपरेशन लौटता हूं, सिंदूर मैं लौटता हूं आपकी कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगा। बहुत बढ़िया वत्स साहब। और जब आप ये बात कह रहे थे कि दुनिया के 80 देशों में कारगिल की लड़ाई पढ़ाई जाती है आज, तो मैं उस समय भावुक हो गया था। और आप सही कह रहे थे कि हमारे 25 से 35 साल के वो युवा ऑफिसर जो कैप्टन मेजर इस लेवल पे रहे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने एक लीड करके, और ये आज का नहीं, मेरी आंखों में उस समय नमी भी थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है और प्राणोत्सर्ग के लिए देश के लिए वो तैयार हैं, ये है हिंद और जय भारत की सेना। रे साहब, ये भी थोड़ा जरा हमें समझाइए जी, ये भी जरा हमें समझाइए कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर, वो नाम जरूर पाकिस्तान है, हम बार बार कहते हैं, लेकिन हरकतें हमेशा से नापाक रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अच्छी हो सकती है और जैसा वत्स साहब ने कहा कि जवान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की टॉप लीडरशिप, सेना की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हमेशा करप्ट रही है। और यही बड़ा अंतर है कि भारत में पूरा विपक्ष, सरकार, सब तैयार हैं, एक साथ खड़े हैं और एकदम कूल कंपोज हैं, और वहां बौखलाहट है। लड़ाई में यह चीज भी बहुत मैटर करती है सर। निश्चित रूप से देखिए, पाकिस्तान का इतिहास आप अध्ययन करिए, वह हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के लीडरशिप बीच में हमेशा तनातनी चलता है, दोनों में कोई समन्वय नहीं है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब भी उनको भय था कभी सेना सत्ता कैप्चर ना कर ले जी। तो एक इतिहास रहा है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में कोई समन्वय नहीं रहा, ये उनके सबसे बड़ी कमजोर है जी। और हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को भय है कि कल कहीं सेना सत्ता ना हथियार है, ये हमेशा भय रहता है जी। जो कि भारत में नहीं। उसका कारण क्या है, हमारे भारत में जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है ये बहुत ही स्ट्रांग है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये डेमोक्रेसी हिलने वाला नहीं है। और ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, आम जनता, विपक्ष, पूरा जनता साथ में है। इसीलिए हमारा जो मोरालिटी, हमारा जो मोरल्स बहुत हाई है, मच हायर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर में भी क्या क्या सब हो रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको हालात ही खराब कर दिया। कल ही आया कि 14 आदमी को मारा गिरा, 14 पाकिस्तानी सैनिक मरे, और कुछ दिन पहले आता 7 पाकिस्तानी सैनिक मरे। वो तो पाकिस्तानी के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार अटैक कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक नेतृत्व और सामरिक नेतृत्व बीच में कोई समन्वय नहीं है। नंबर 3, उनका डिफेंस सिस्टम ही ऑल्सो बहुत पुअर है। जैसा आपने बताया था, मैंने कुछ बताया कि जो चीन के पहले अमेरिका से पाकिस्तान शस्त्र खरीदता था, ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका का विश्वास पूरा टूट गया। तो बाद में चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आए और पाकिस्तान ने चीन से शस्त्र खरीदना चालू कर दिया। और आप जैसे बताते हैं, जैसा अखबार में आया है, समाचार में आया है, चीन के जो रक्षा उपकरण वो विश्वसनीय नहीं है, कमजोर है। इसीलिए हमारा जो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहा है, उसको पाकिस्तान रुकने में पूर्ण रूप से विफल साबित हुआ है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अमेरिका का भरोसा खो चुका है और रूस भी ये जानता है कि एक बहुत ही चालाक और नाकाबिले भरोसा, जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ऐसे व्यापारी देश के अंटे में इस समय पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है और उसने भी जादू फेर दिया है। तो रूस भी अपने उपकरण पाकिस्तान को नहीं भेजेगा, क्योंकि चीन कॉपी करने में मास्टर है, नकल करने में। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। मेजर जनरल डॉक्टर छाबा, आप किस तरह देखते हैं? ये बात तो क्लियर है सर कि मोरल हमारा हाई है, झंडा हमारा ऊंचा है, मोरालिटी हमारी ऊंची है, हमारी फौज का मनोबल बहुत ऊंचा है। पाकिस्तान में मैंने ये भी सुना एक डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट की तरफ से
कि 25% बलूच हैं, शायद बलूच रेजिमेंट भी है, और ये वो बलूच हैं जो अलग बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना के लिए एकजुट रहना बहुत कठिन होगा सर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहां पंजाब का दबदबा है, यानी जमींदारी प्रथा अभी भी कायम है। पंजाब के अलावा सिंध नीचे, बलूचिस्तान नीचे, खैबर पख्तूनवा नीचे। जी दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो कर्नल वत्स ने बोली थी। जी किसी भी नेशन के पावर 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती। फर्स्ट इज जिसको कहते हैं डाइम। डाइम में डी इज स्टैंड्स फॉर डिप्लोमेटिक, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशनल, एम स्टैंड्स फॉर मिलिट्री एंड ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक्स। आज की तारीख में अगर आप एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर देखें तो हम ये तीनों चीजों में, आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल और इकोनॉमिक, ये तीनों में हम कहीं पाकिस्तान से बहुत सुपीरियर है। मिलिट्री में तो है ही, बट अगर हम बाकी 3 देखें तो इसमें हमारी बढ़त जो है वो बहुत ज्यादा है। आप इकोनॉमी देखिए, अल्टीमेटली सारी लड़ाई जो है, सारे वेपन सिस्टम्स, मोराल, सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। आपके पास अगर हथियार खरीदने के पैसे नहीं हैं, आप टर्की से सामान मंगवाते हैं जो लड़ाई से 2 दिन पहले आता है, आप चाइना से सामान मंगवाते हैं जो और कुछ दिन पहले आता है, ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में समय लगता है। जहां तक इंटरनल डिसेशन का सवाल है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिया, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। एग्जैक्टली बलूचिस्तान तो है ही, बलूचिस्तान के बारे में हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की मेजर फॉल्ट लाइन। अभी तक पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए अफगानिस्तान की तरफ देखता था और हमेशा समझता था कि उसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो इंडिया के खिलाफ उसे मिलनी चाहिए वो अफगानिस्तान के कारण उसे मिल सकती। परंतु जब से तालिबान आए हैं और पिछले 1.5-2 साल में जो डिफरेंसेस दोनों के बीच में हुए हैं, उसमें अभी उसके लिए उसका जो डेप्थ है, अब वो डेप्थ खत्म हो गई उसके पास। उसे तो एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा से और तालिबान से ज्यादा खतरा है। और अगर ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो अगर ये दोनों मिल गए, और जहां तक जो आपने पाकिस्तान पंजाब की दबदबा की बात की, वो इनके लिए एक मेजर नासूर बनता जा रहा है जी, क्योंकि फौज के अंदर डिसेंशंस, फौज के अंदर कोऑपरेशन, फौज के अंदर यूनिटी, ये ऑटोमेटिकली जब सब दबदबा ही पंजाब का होगा तो बलूचिस, सिंधीज और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ऑटोमेटिकली पंजाब के खिलाफ हो जाएंगे और मैक्सिमम मैन पावर जो है उनकी ये 3 प्रांतों से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके ऑफिसर्स पाकिस्तान से आते हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके लोग यहां से आते हैं। जी जी जी। और अगर लोग ही उनके, अगर सोल्जर के ऊपर ही अगर ऑफिसर को भरोसा नहीं होगा तो वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। इंटरनल फॉल्ट लाइंस जो पाकिस्तान, मैं कर्नल वत्स का सर वक्त कम है, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। हाँ। अब मैं निरंतर आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा क्योंकि हम बड़े इनलाइटेंड होते हैं सर। आप जैसे एक्सपर्ट BK रे साहब, BB वत्स सर और डॉक्टर राजेश छाबा सर, आप लोग हमें इनलाइटेंड करते हैं सर। हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं चलूँगा कर्नल वत्स की तरफ। सर, हमने बहुत अच्छी बात कही मेजर छाबा साहब ने, मेजर जनरल छाबा साहब ने, कि हम अब इस समय तालिबान हमें दुश्मन नहीं मान रहा है क्योंकि हम अफगानिस्तान में एजुकेशन और वहाँ जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल, उसमें भारत बहुत मदद कर रहा है उसकी। तो ये एक स्ट्रैटेजिक, और जो वर्तमान हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उसने बहुत चतुराई से, जैसे उसको इसका अंदेशा था कि पाकिस्तान बदमाशी करेगा, तो हमने नेपाल से संबंध बेहतर किए, श्रीलंका से हमने संबंध बेहतर किए, हमने तालिबान के साथ दोस्ती की, हमने मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो UAE और ये सब है, सऊदी अरब, इनसे संबंध सुधारे, और आज तुर्की और चीन के अलावा ईरान भी डाउटफुल है। मैं तो कहता हूं कोई नहीं खड़ा है पाकिस्तान के साथ। सर जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा असूल होता है कि आपके साथ जो फिजिकल बाउंड्रीज शेयर करता है जो देश, सबसे ज्यादा आपके संबंध उनके साथ होने चाहिए। दूसरा,
जो आपके नेबर के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप आना चाहिए। और उसके बाद में जो दूर दराज है, जैसे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, या जापान या दूसरे कंट्रीज है, उसके साथ में हमारे संबंध, तो जिनके साथ में हम फिजिकल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जैसे नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है। अब प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले भूटान गए। क्यों गए? क्योंकि वो समझते हैं, वो बहुत लंबी सोच रखते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहना मतलब ये है कि जो बात कही गई है कि अफगानिस्तान आज हमारे साथ में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि अगर आप नक्शा देखें आप पाकिस्तान का, तो एक स्थान पर सिर्फ उसके पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर 40 किलोमीटर है। जी हाँ, जी और हाँ। आज हमारी देश की शक्ति, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इतनी ताकतवर है कि ज्यादा से ज्यादा 48 या 72 घंटे के अंदर में हम उसको कवर कर सकते हैं, और वो भी बलूचिस्तान के थ्रू है। तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि इसमें बारे में ज्यादा डिस्कस करना चैनल पे ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान कितनी विकट स्थिति में है। अभी तो हमने बलूचिस्तान को सिर्फ सिंबॉलिक सपोर्ट दिया है। बहुत जबरदस्त। अगर हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन मैं सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर एक बात का दम मैं भी भरने से पीछे नहीं हटने के लिए सोच रहा हूं। और क्योंकि हम भी एक सेफोलॉजिस्ट हैं सर, जर्नलिस्ट भी, वो भी कुंडली देखते हैं तो आगे के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो मैं भी एक अनुमान लगा रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, और मेरा अनुमान है कि इस बार पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम और लिमिटेड ऑप्शन में पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जो विपक्ष हैं और जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान के, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान, उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा और एक इंटरनल म्यूटिनी जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं, ऐसा मेरा भी सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके और रगों में दौड़ता खून और ज़बरदस्त हो गया सर। और आगे हम आपको जोड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे नमस्कार।